नमस्कार। रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी आज की कहानी है अम्मा की बेबसी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ बेटे बहू तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को पलकों पर बिठाकर रखते हैं और कुछ तो उन्हें जीते जी नरक की यात्रा करवा देते हैं। यह सब सोचते हुए वह रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए बेटों को इतने लाड प्यार से पाला था, लाखों रुपए खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, उनका ब्याह किया, लेकिन वह लोग अपने काम और पत्नी और बच्चों के प्यार में इतना खो गए हैं कि माँ का यह दिया गया प्यार भी याद नहीं आता। यह सब सोच सोच कर उनका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 80 से 85 वर्षीय बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी और लगातार कुछ खाने की आस में रसोई घर की तरफ निहारे जा रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। यह देखकर अम्मा जी सोचने लगी, बहू मेरे लिए भी खाना लाती होगी। अम्मा जी के सामने पुरानी टूटी फूटी थाली और साथ में पानी पीने का एक गिलास पड़ा हुआ था। खाने की आस में बैठी हुई अम्मा की आंख लग गई, पता ही नहीं चला। गिलास में पानी डालने की आवाज आई तो अम्मा की नींद टूटी। देखा तो छोटी बहू वही सूखी रोटी और चटनी थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा मन में लिए हुए अम्मा यह खाना देखकर फिर से उदास हो गई और बहू से पूछी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो चटनी नहीं खाते, कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है उसे चुपचाप खा लिया करो। इस उम्र में चटकारे ही चाहिए आपको। छोटी बहू नाक सिकोड़कर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज आई, माँ राजमे की सब्जी थोड़ी और तो देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना भी ना बन पड़ा कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा जी को भी दे दे। अम्मा बड़े बुझे मन के से एक हाथ से थाली और दूसरे हाथ से गिलास और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कोर को किसी तरह निगलते हुए अपनी अतीत की दुनिया में अम्मा जी खो गई। अम्मा यानी कि शारदा देवी के पति भगवान दास जी का बहुत बिजनेसमैन थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी न थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा रवि पैदा हुआ था तो भगवान दास जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाए थे और दूसरे बेटे सचिन के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया भोज का इंतजाम किया गया था। लेकिन जब बेटी खुशबू पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। ये सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज्यादा ही अच्छा होता था। आखिर बेटे चाहे जितने भी हों, कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देख भगवान दास जी ने उनके लिए एक दो व्यापार और शुरू करने की सोची। अपना एक कारोबार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो फिर और दूसरे कारोबार शुरू करने की क्या जरूरत है? कहते हुए जब शारदा देवी जी ने ऐतराज जताया तो भगवान दास जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे छोटी मोटी बिजनेस में ज्यादा रुचि नहीं रखते, बड़ा कारोबार खुशी खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका सारा कारोबार खूब अच्छे से चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर में भी भेज दे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद भगवान दास जी की दूर की रिश्तेदारी में
कि एक लड़की से बड़े बेटे रवि का भी रिश्ता कर दिया गया। छोटा बेटा सचिन अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था। कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर के हुक्म को सर आंखों पर रखती थी। पूरा परिवार बहुत हंसी खुशी से रहता था। शारदा जी सबको एक समान मानती थी। शारदा जी और भगवान दास जी अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं खुशियों को अपनी ही नजर लग जाती है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद भगवान दास जी के कारोबार में घाटा लगना शुरू हो गया। भगवान दास जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हो कहां से रहा है। उन्होंने अपने कारोबार की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, तो पता चला कि दोनों ही बड़े बेटे छोटे बेटे उनसे छुपाकर कारोबार में से पैसे निकाल रहे हैं। भगवान दास जी को यह सब पता लगने के बाद एक गहरा सा सदमा लगा। बेटों द्वारा की गई यह हरकत उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और रात भर चिंतित रहे। इसी चिंता के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शारदा जी इतनी बड़ी दुख को झेल न पाई और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ मान मर्यादा बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद घर की सारी मान मर्यादा खत्म होने लगी। कुछ साल बीत गए और अब तो दोनों भाइयों के बीच भी झगड़ा होना शुरू हो गया। बेटे और बहुए ने मां के सामने बंटवारा करवाने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन अम्मा उस हाल में न थी कि अपने बेटों के लिए संपत्ति का बंटवारा कर सके। धीरे धीरे समय के साथ उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन उनकी जिंदगी बद से बदतर बनती जा रही थी, क्योंकि दोनों बेटों और बहुओं को सिर्फ दौलत की लालच थी। उन्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी। अपने बेटों के झगड़ों को देखने के बाद भी अम्मा संपत्ति के बंटवारे के पक्ष में ना थी। बेटी खुशबू अपने दोनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह हमारे इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों की सलाह लेकर अम्मा जी ने कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया और साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी एक अलग घर उनके नाम कर दिया। हालांकि अम्मा के इस पक्ष से दोनों बेटे बहुत नाराज हुए थे, लेकिन अम्मा करती भी तो क्या करती, क्योंकि उनकी अपनी ही बेटी थी जो उन्हें अच्छे से समझ रही थी। अब अम्मा का अपने बेटों के साथ रहने का सवाल था, तो दोनों बेटे आपस में एक दूसरे से बोल रहे थे कि अम्मा आपके पास रहेंगी, अम्मा आपके पास रहेंगी। तभी अम्मा ने बोला, मैं बड़े बेटे बहू के साथ रहना पसंद करूंगी। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया, बूढ़ी अम्मा और भी अधिक बूढ़ी तथा उपेक्षित हो चुकी थी। पहले जो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते रहते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब नहीं होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था। बेचारी बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। माँ का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका सही समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी उन्हें अपने साथ अम्मा जी को रखने के लिए तैयार नहीं था। कोई बहू अम्मा को खाना देने के लिए भी राजी नहीं होती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहू में हमेशा कहासुनी हो जाती थी, जिसे सुन अम्मा की अंतर आत्मा कांपने लगती थी। यह वक्त की निष्ठा ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में पाल पोस कर बड़ा किया,
अपना सुख चैन गंवाकर बच्चों की जिंदगी खुशहाल बनाई, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया। आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए और 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता शर्मसार हो गई। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्च और दवाइयों का खर्च भी उसी के पेंशन में से किया जाएगा। एक तारीख होने पर अम्मा को छोटी बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक कबाड़ खाना खाली करवा रखा था, जिसमें अम्मा को एक चारपाई देकर वहां रहने को कहा। साथ में अम्मा को एक पुरानी टूटी फूटी थाली और एक गिलास भी दे दिया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और गिलास लेकर कमरे की दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इसी इंतजार में रहती कि कब खाना मिले और पेट की भूख को शांत कर सके। बेबस बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ निहार रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक अम्मा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखा तो भी बेटी खुशबू अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी अम्मा की यह हालत देखकर बेटी खुशबू के हाथ पैर कांपने लगे। कितनी बार कहा था कि अम्मा चलो आप मेरे साथ घर पर रहो, लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी, कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक कर देने के लिए, पर मेरी एक न सुनी। बड़ी बहू कहती कि तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे तो दवाइयों पर खर्च हो जाते हैं, अब तुम्हारी या फालतू के फरमाइशें पूरे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आज छोटा बेटा सचिन जब तैयार होकर कमरे से बाहर जा रहा था, तो अम्मा जी ने उसे आवाज लगाई, बेटा यह मेरा चश्मा टूट गया है, जरा इसे ठीक करा दो। ओहो, क्या अम्मा, अपनी यह सब फालतू की बातें बोलकर मेरा वक्त जाया मत किया करो। इस उम्र में तुम्हें चश्मे की क्या जरूरत है? तुम्हें तो कोई काम धाम भी नहीं करना है, फिर क्या करोगी यह चश्मा बनवा कर? अपने बेटे की इस निर्लज भरी बातों को सुनकर बेचारी अम्मा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए वापस से वह टूटा हुआ चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर में अपने बेटे की बर्थडे पार्टी रखी हुई थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफी सामान लाया जा रहा था। अम्मा यह सब देखकर सोच रही थी कि लगता है आज खाने में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यह सब सोचकर अम्मा मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू अम्मा की थाली में वही सूखी रोटी और सूखी सब्जी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर ना आने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा खाने की तरफ देखकर आंखों में आंसू लिए हुए वह रोटी सब्जी खाने लगी। तभी गिलास की तरफ नजर गया तो देखा उसमें पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, गिलास में थोड़ा पानी तो डाल दो, बहुत प्यास लगी है। लेकिन इतने में तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे कदमों से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। अम्मा जी बाहर गई तो देखा आज उनके पोते को बर्थडे पार्टी चल रही है और छोटी बहू अपनी सहेलियों के साथ केक काट रही है। नबी छोटी बहू की नजर अम्मा की तरफ गई। उन्हें देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई और बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर उनकी कोठरी में बिठा दिया। जब कहा था कि बाहर,
नहीं निकलना तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जो तुम्हें आना पड़ा। अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस बर्थडे पार्टी में आ गई। धीरे धीरे अम्मा की जिंदगी इसी तरह से कटने लगी। कुछ दिन और बीतने के बाद बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अभी सामने से छोटा बेटा सचिन, उसकी पत्नी और बच्चे बड़े बड़े बैग लिए कहीं जा रहे थे। अम्मा जी दरवाजे को पकड़ते हुए धीरे धीरे जैसे तैसे उठी छोटे बेटे के पास पहुंची। सचिन बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? बच्चों की अभी छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए पिकनिक पर जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा का चेहरा मायूस हो गया। फिर सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा की यह बात सुनते ही छोटी बहू तनक कर बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है। रखने की जिम्मेदारी अब बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है कल सुबह आकर तुम्हें ले जाएंगे। और हाँ, अगर भूख लगे तो भुने हुए चने खा लेना। चने की थैली अम्मा के हाथ में पकड़ाते हुए छोटी बहू अपना पर्स उठाकर चलती बनी। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की ठंडी छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की लोरी में सुकून मिलता था, माँ के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, आज वही बच्चे अपनी माँ की जिस जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रहे हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो वह चने खाकर और पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा की थोड़ी आशा जागी। सुबह सुबह अम्मा अपना पोटली और बाकी कपड़े तैयार करके अपनी कोठरी के बाहर निकलकर चौखट पर खड़ी हो गई कि बड़ा बेटा अभी तक आता होगा मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। अम्मा की खोज खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने ना आया। आखिरकार अम्मा निराश होकर अपनी किस्मत को कोसते हुए उसी चौखट पर लेट जाती है। शाम के करीब 6 बजे देखा, बड़ा बेटा रवि अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा, अम्मा चलो, तुम्हें लिए चलता हूँ। रवि बेटा, आ गया तू? सुबह से तेरी राह देख रही थी। कहते हुए अम्मा अपना पोटली गई। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहा करती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को छत पर टीन की छत वाली एक अलग कमरे में रहने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। किस्मत की मारी सारी शारदा देवी जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा जी ने भगवान का नाम लेकर हाथ मुंह धोकर अपनी चौखट पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि कोई तो उनके पास आएगा, उनका हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी। फिर एक लंबी सी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज आती रही और उसके बाद आवाज आनी भी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार कर करके जब थक गई तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। झुकी हुई कमर को पकड़े हुए धीरे धीरे कदमों से अम्मा जी रसोई की चौखट पर पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतनी चाय की लत ठीक नहीं है। तुम्हारे बेटे को ऑफिस जाने की जल्दी थी और बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला रही थी। तुम्हें मैं जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ।
अम्मा मन महसूस कर वापस अपने कमरे में जाकर चौखट पर बैठ गई। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मीठी मीठी बातें बोलकर लाड़ करती थी। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। बदलाव आया है तो केवल स्थितियों में, कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हालचाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भाई भाभी से कोई सम्मान नहीं मिलता था और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ वह भला कितनी देर रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नजर अचानक अम्मा की पोटली पर पड़ गई, जिसे अम्मा किसी के भी सामने नहीं खोलती थी। तभी बड़ी बहू को कुछ शक हुआ कि कहीं अम्मा ने अपनी बेटी के लिए इसमें सोने चांदी या पैसे तो छुपा कर नहीं रखे हैं। तभी तो अम्मा अपनी पोटली के पास किसी को भटकने भी नहीं देती। वह जिस भी घर में रहती वहां अपना पोटली साथ लेकर जाती हैं। क्यों, अम्मा सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी हिस्सा दिया है। तो इस पोटली में कौन सा खजाना है, उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू के ताने कसते हुए अम्मा की पोटली का राज जानना चाहा तो अम्मा सहम गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना, कहते हुए अम्मा पोटली के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और भी गहरा हो गया। जरूर अम्मा इसमें कोई न कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई और पोटली खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति रवि से कहकर अपने देवर देवरानी और ननद खुशबू को भी बुलवा लिया। शाम तक सब एक साथ हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके साम कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। आज क्या बात हो गई जिससे सब लोग एक साथ मेरे पास आ गए? अभी अम्मा हैरानी से यह सब सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने बोला, अम्मा आज तुम्हारा पोटली खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इस पोटली में क्या है। पोटली का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं, किसी को नहीं खोलने दूंगी। नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? जब खोलकर दिखाओ तो अम्मा। सब कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी खुशबू फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा जी से और न रहा गया। वह तुरंत अपनी चारपाई से उठकर पोटली उठाई और उसे खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरी पोटली में क्या है? तो देखो, कहती हुई अम्मा ने पोटली खोला तो वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। रोटियां? अम्मा, तुमने यह रोटियां पोटली में रखी है? बड़ा बेटा रुआन सी आवाज में बोला, हाँ बेटा, इसीलिए यह पोटली मुझे जान से भी प्यारी है। कहते हुए अम्मा की आंखें नम हो गई। लेकिन माँ, ये तो केवल सूखी रोटियां हैं, कीमती सामान की तरह पोटली में क्यों छुपा दिया है? बेटी, हर हफ्ते के रविवार के दिन ये सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती, इसलिए उस दिन के लिए ही मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी खुशबू अपनी माँ के गले लगा कर रोने लगी। फिर अपनी दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए अम्मा से पूछने लगी, लेकिन रोटियां तो बहुत कड़ी हो गई हैं, तो इन्हें कैसे खा पाती हो? बेबसी और मजबूरी सब कुछ करा देती है।
जब पेट भूखा होता है तो तरीका भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख देती हूँ। तब ये थोड़ी नरम हो जाती हैं, तो चबाने लायक हो जाते हैं। इन्हीं को खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर खुशबू को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। पास में खड़े बेटे और बहुएं शर्म से सर झुकाए हुए खड़े थे। रवि और सचिन, दोनों बेटे और दोनों बहुएं, अम्मा की यह हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। ऐसा करते हुए देखकर खुशबू अपने भाइयों और भाभियों को बोली, आप लोगों को इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। बेटी खुशबू तुरंत कुछ पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों को बुलाकर अपने भाइयों और भाभियों की शिकायत कर दी। समाज सेवियों ने उन लोगों को सख्त हिदायत दी कि उसके बाद से अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अम्मा की देखभाल के लिए समाज सेवियों ने एक समाज सेविका को काम पर लगा दिया। इस सख्त हिदायत के बाद दोनों बेटों ने तय किया कि अम्मा के लिए अब कोई अलग से कबाड़ रूम नहीं दी जाएगी। अब अम्मा जहाँ रहना चाहेंगी वहां रहेंगी। उनको जो खाने का मन करेगा वह खाएंगी। आज से अम्मा हमारे बीच अपनों की तरह रहेंगी। अपने बेटों की यह बात सुनकर आज अम्मा जी को बहुत सुख की अनुभूति हुई। वह अपनी पुरानी घर गृहस्थी को याद करने लगी और याद करते करते अपनी हॉल में रखे सोफे पर बैठकर सुकून की नींद सो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी तरह कोई और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों की फिक्र में, और औलाद समझती है असर उम्र का है।